एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। हम लोग औसत चाल पढ़ रहे थे और ये क्रम अभी जारी था। कल मैंने एक टॉपिक पे आपसे चर्चा किया था औसत चाल में कि जब दूरी निश्चित हो, और आज चर्चा करेंगे जब दूरी निश्चित ना हो। कल जो चर्चा हुई थी उसके लिए भी यही फार्मूला था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। और आज जिस पॉइंट पे चर्चा करने जा रहा हूँ उसके लिए भी यही फार्मूला है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यानी किसी भी परिस्थिति में एवरेज स्पीड का फार्मूला नहीं चेंज होगा। इसलिए अनावश्यक बहुत सारे फार्मूले पढ़ने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पॉइंट याद रखिए कि औसत चाल इक्वल टू होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस आप इसे याद रखें और यही पर्याप्त है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जब दूरी निश्चित हो, यानी लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, ए से बी, बी से ए, या घर से कार्यालय, कार्यालय से घर। आज हम चर्चा करेंगे जब दूरी निश्चित ना हो। जब दूरी निश्चित ना हो इसका मतलब क्या है? सपोज एक व्यक्ति 100 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, 100 किलोमीटर का टोटल सफ़र तय करता है, लेकिन वह अपनी जर्नी को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग स्पीड से तय करता है। इसका मतलब क्या है? उसने अपनी जर्नी का 30 किलोमीटर्स जो था उसने अलग चाल से तय किया। उसके बाद उसने जो है 25 किलोमीटर अलग स्पीड से तय किया, और उसके बाद रिमेंस दूरी यानी 45 किलोमीटर अलग स्पीड से तय किया। तो डिस्टेंस तो उसने टोटल 100 किलोमीटर की तय किया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगाया, इस डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगाया, और इस डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगाया। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड प्राप्त हो जाएगी। तो आज इसी कंसेप्ट पे हम आपसे बात करते हैं, और दोनों कंसेप्ट मिला करके, यानी जब दूरी निश्चित हो और जब दूरी निश्चित ना हो, आपकी एवरेज स्पीड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और मैं पढ़ करके भी आपको बता देता हूँ। एक यात्री अपनी संपूर्ण यात्रा का 1/3 भाग 1/3 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 1/4 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तथा शेष सफ़र 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल क्या होगी? पिछले जो आपने कंसेप्ट देखा, पिछले क्वेश्चन देखा कि जब दूरी निश्चित हो तो उसमें दोनों भाग बराबर होते थे, या ए से बी, बी से ए, या लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, इस तरह की बात की जाती थी। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, पहली 1/3 है, दूसरी 1/4 है, और तीसरी जो रिमेंस बच रही है। तो ऐसे सवालों का जवाब कैसे देते हैं? देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि माना कुल यात्रा x किलोमीटर की है और x/3, x/4, और फिर x से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे। एक बहुत ही लॉन्ग मेथड है और कन्फ्यूज़न वाला मेथड है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे माना कुल यात्रा 100 किलोमीटर है, तो जैसे ही आप कुल यात्रा 100 किलोमीटर मान लेंगे तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा होगा। ये 3 से नहीं डिवाइड होगा 100, या आपका 60 से जो भी होगा वो नहीं डिवाइड होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि फिर कौन सा तरीका है जिससे अगर इसे किया जाए तो विद इन टाइम हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और गलती ना के बराबर होगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बेस्ट तरीका क्या है कि जिससे इसे सॉल्व किया जा सके। पॉइंट पहला ये है कि जो भी हमारी संपूर्ण यात्रा होगी, हमें नहीं मालूम है कि क्या है, लेकिन उसे 1/3 करने के लिए 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जो भी यात्रा होगी 200 किलोमीटर, 400, 600 जो भी हो, मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन 3 से कट जाती तो अच्छा लगता, क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो 3 से कट जाता तो अच्छा लगता, और फिर 1/4 करने के लिए 4 से कट जाता तो अच्छा लगता। अब आप ये बताइए कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? जवाब आया 12। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। अब 12 के मल्टीपल में माना
कुल दूरी 1200 किलोमीटर है। देखिए हमने 100 नहीं माना, ये हमारी बाध्यता नहीं है, और ना ही x माना, हमने माना कि कुल दूरी 1200 किलोमीटर है। अब इसे क्या करना है, 1200 किलोमीटर का जब हम 1/3 करेंगे तो 1/3 आपका आएगा 400 किलोमीटर, राइट। इसके बाद 1200 का जब हम यानी संपूर्ण यात्रा का 1/4 करेंगे तो 300 किलोमीटर आएगा। अब आपसे कह रहा है कि शेष यात्रा, तो टोटल 1200 किलोमीटर की यात्रा है, 400 और 300 हम जर्नी तय कर चुके हैं। अगर हम 700 को 1200 से निकाल देंगे तो जो शेष यात्रा हमारी बचेगी वो हो जाएगी 500 किलोमीटर की। यानी इस तरह से हमने अपने सफ़र को 3 भागों में बांटकर डिवाइड किया है। पहले सफ़र के लिए हमारी स्पीड थी 40 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। अब इस स्पीड से जब हम आप डिवाइड करेंगे तो आपके 10 आवर्स आ जाएंगे। यानी पहला सफ़र तय करने के लिए हमें 10 घंटे लगे, दूसरा सफ़र तय करने के लिए हमें 60 की स्पीड से सिर्फ 5 घंटे लगे, और तीसरा सफ़र 100 की स्पीड से तय करने के लिए हमें फिर से 5 घंटे लगे। टोटल टाइम हमारा हो गया 20 आवर्स यानी 20 घंटे। यात्रा हमारी 20 घंटे की रही, डिस्टेंस हमारी टोटल 1200 किलोमीटर की थी, जिसको 3 भागों में बांटा गया था। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड यदि कर दिया जाए तो औसत चाल आ जाएगी। आपकी टोटल डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर और टोटल टाइम आपका है 20 आवर्स। आप जीरो कैंसिल करेंगे, 2 छंग 12, 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका बहुत ही अच्छे से आंसर आ गया। आप एक बार फिर से देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं मालूम थी, हमने x या 100 नहीं माना, अदरवाइज कैलकुलेशन प्रॉब्लम निश्चित रूप से आती। हमने यात्रा को 1200 किलोमीटर माना। अगर आपसे ये कहा जाता है कि 1200 आपने कैसे मान लिया, तो हमारा तर्क ये है कि आप 100 कैसे मानते हैं। जैसे 100 मानने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, उसी तरह से 1200 मानने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। 1200 हमने अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए माना है, क्योंकि हमें 1/3 करना था, 1/4 करना था, तो 3 और 4 से वो कट जाता तो अच्छा लगता, इसलिए हमने 12 के एलसीएम के मल्टीपल में उसे मान लिया। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से अगर आप प्रश्नों के जवाब देंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। अब आपको मैं सेम प्रोसेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप दोनों का कंपैरिजन कर लीजिएगा या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसे अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा और अभ्यास करिए। आपको ज़रा सा भी कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आप करके आए। तो अब आपके साथ बात करते हैं। हमारी जो भी संपूर्ण यात्रा थी हमें नहीं मालूम है। अच्छा, उसे 1/4 करना है। 1/4 करना है। अगर वो यात्रा 4 से डिवाइड हो जाती तो वो पार्ट हम निकाल लेते। उसे 2/5 करना है। वाकई अगर 5 से डिवाइड हो जाती तो बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता कैलकुलेशन करने में। इसका मतलब है जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, वो अगर हम यात्रा टोटल इमेजिन कर लें तो कैलकुलेशन बहुत ईजी होने वाला है। तो 4 और 5 का जो एलसीएम होता है वो सबको मालूम है 20। अब आप 20 के मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं। आप अगर 200 किलोमीटर टोटल जर्नी मान लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर यही आप 2000 किलोमीटर मान लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो इसलिए लगा लेते हैं कि कैलकुलेशन करते समय दशमलव या फ्रैक्शन की नौबत ही ना आए, क्योंकि जब हम अंडर प्रेशर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और सीमित समय होता है तो दशमलव या फ्रैक्शन थोड़ा सा टाइम टेकर होते हैं या परेशान करते हैं या गलतियां करा देते हैं। तो हमने 2000 किलोमीटर जर्नी मान ली। अब इसका 1/4, तो 2000 का जब हम 1/4 करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, 2000 का जब 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 500 किलोमीटर। ये 500 किलोमीटर हो गया। अब इसी जर्नी का 2/5 करेंगे, तो जब 2000 का 2/5 करेंगे 2/5, तो ये 5 चौको 20 और 4 दूनी 8, यानी 800 किलोमीटर हो जाएगा। फिर इसी जर्नी का शेष भाग, तो सवाल उठता है टोटल जर्नी 2000 किलोमीटर है।
8 और 5 उसने 13 तय कर लिया है, जाहिर सी बात है शेष जर्नी आपकी 700 किलोमीटर बची होगी। तो ये आपकी हो गई शेष जर्नी। इस तरह से उस यात्री ने अपनी संपूर्ण यात्रा को, जो कि 2000 किलोमीटर थी, उसे 3 पार्टों में डिवाइड करके तय किया है, 1/4, 2/5 एंड रिमेन्स यानी शेष। पहली जो जर्नी 1/4 थी उसे उसने 25 की चाल से तय किया है। ये मैंने लिखा है दूरी बटा चाल, जो कि समय होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। हम टाइम को फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस हमें मालूम है क्योंकि हमें कुल दूरी बटे कुल समय रख करके औसत चाल को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा 25 दूना 50 यानी 20 आवर्स। और सेकंड जर्नी जो थी उसने 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से तय किया था, तो ये हो जाएगा आपका 20 आवर्स। आप 40 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद रिमेन्स जर्नी को भी उसने 35 की स्पीड से तय किया, तो ये भी आपका हो गया 20 आवर्स। यानी जो टोटल जर्नी हमारी थी वो 60 आवर्स की थी, 60 घंटे की। अब हमने 2000 किलोमीटर की दूरी, जो कि टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम 60 आवर में तय किया है, तो एवरेज स्पीड बता सकते हैं आप। इधर देखिए 2000 टोटल हमारी जर्नी है, 60 आवर्स हमारे टाइम है। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये 0 0 कट गया, 2 से फिर काट देंगे, 100/3 आएगा और इसका करेक्ट आंसर होगा 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से, जब दूरी निश्चित ना हो तो हम एक ऐसी दूरी इमेजिन करते हैं जिससे कैलकुलेशन ज़बरदस्त हो जाता है और विजुअलिटी बिल्कुल मेंटेन रहती है, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होता है, कहीं ऐसी स्थिति नहीं आती है कि हम परेशान हो, कैलकुलेशन में तमाम फ्रैक्शन या दशमलव आ जाए और गलतियाँ भी हो जाए। तो ये कंडीशन आपकी नहीं आएगी जब आप कोई सही चीज़ मानेंगे। माना x, माना 100, ये हमारे आदत में है इसलिए लगता है कि सही है, अदरवाइज कोई कारण नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप वो मान सकते हैं। बस मानते समय ये ध्यान रखिएगा कि कुछ कंडीशन होती हैं, अगर उनको अप्लाई करके मानेंगे तो याद रखिए आपका कैलकुलेशन इतना बेहतर होगा कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, गलतियाँ नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात, ये कैलकुलेशन वर्बली किया जा सकता है। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि 2000 का 1/4, किसे नहीं मालूम है कि 2000 का 1/4 500 होता है या 2/5 मीन्स 40% 800 होता है। ये वर्बली आंसर दिया जा सकता है। फाइनली जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिखना पड़ेगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, चूँकि आपको समझाना है, दिखाना है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ एग्जामिनेशन सेंटर पे या कहीं भी टेस्ट देते समय आप इसको प्रयोग करिए, आप सिर्फ इतना लिखेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन इतना आसान है कि इसको वर्बली किया जा सकता है। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड अगला 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। यात्रा की औसत चाल क्या है? उसकी पूरी यात्रा के दरमियान औसत चाल क्या होगी, मीन्स एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस पे डिस्कस करना है। आपको बता दें कि आपका ये अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसका ये किसी पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो पहली इसकी जर्नी थी 120 किलोमीटर की थी और जो अगली जर्नी थी वो भी 120 किलोमीटर की थी। तो एक चीज़ आपने देखा कि ये सवाल तो पिछले जैसा हो गया कि दोनों परिस्थितियों में दूरी बराबर है। पहले उसने 120 किलोमीटर तय किया और फिर 120 किलोमीटर तय किया, तो तुरंत मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जर्नी तो बराबर है। अगर ये जर्नी बराबर है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले जैसा दे सकते हैं, और चाहें तो आप, चूंकि यहाँ स्पीड मेंशन है, आप इससे भी दे सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। पहले मैं कल की तरह से आपको बताता हूँ कि जर्नी इक्वल हो तो क्या करेंगे। अब जर्नी इक्वल है 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर, तो हमें फिर इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे अवॉइड कर देंगे। चूँकि हमें एवरेज स्पीड चाहिए, हमें डिस्टेंस या जर्नी से कोई मतलब नहीं है।
स्पीड को लेते हैं, पहली जर्नी उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है और नेक्स्ट जर्नी उसने जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। कल आपने ये रूल देखा है और जिसने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लेगा तो उसे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि आधा अधूरा नहीं, आपको पूरा पता होना चाहिए। फिर एवरेज स्पीड का कोई भी सवाल हो, किसी भी परीक्षा का हो, नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ी छोटी परीक्षा कहीं भी पूछा जाए, अगर आप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं तो आप आंसर दे पाएँ। इसलिए आप पूरा वीडियो पेशेंस के साथ देखें। देखिए हमने बताया था दोनों का एलसीएम ले लें, वो न्यूनतम दूरी होगी। हमें इस दूरी से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये है दूरी, इससे डिवाइड होने में दशमलव लाकर खड़ा कर देगी, इसलिए एलसीएम पद्धति को मैं लेकर के चलता हूँ। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 240 होगा, 240 होगा। अब आपकी एक जर्नी ये हो गई, एक जर्नी ये हो गई, यानी पहली जर्नी और अगली जर्नी, तो 240 मिला करके टोटल आपकी जर्नी जो हो गई 480 किलोमीटर्स की हो गई, 480 किलोमीटर की जर्नी हो गई। अच्छा, जब आप 60 की स्पीड से जाएंगे तो आपको 4 आवर्स लगेंगे, 6 चौको 24, और 80 की स्पीड से जब जाएंगे तो 3 आवर्स लगेंगे, यानी टोटल जर्नी जो आपकी 480 किलोमीटर्स की है इसमें आपको 7 आवर्स लग रहे हैं। आप इसे डिवाइड करें, 7 छंग 42, और यहाँ पे आपका बच रहा है 6 0, 7 8 56। इसके बाद आपका 4 बचेगा, 4/7 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका करेक्ट आंसर है। आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन भी सुझाए गए थे, और ऑप्शन क्या थे हल्का सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ऑप्शन पे भी एक नज़र डाल लें कि एग्जामिनर ने किस टाइप के ऑप्शन सुझाए थे। मैंने 68 सही 4/7 लिख दिया है। आप कौन सा आंसर लगाएंगे, तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन जो दिखाया था वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे दिखाया था, और जो बी ऑप्शन दिखाया था वो 68.57, और जो सी ऑप्शन दिखाया था वो 71.11 किलोमीटर प्रति घंटे दिखाया था, और जो डी आंसर दिखाया था वो 69 किलोमीटर पर आवर दिखाया था। तो अभी आपका क्लियर हो गया है कि आपका आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा 68.57। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये और वो दोनों डिफरेंट है, तो आप 4/7 को चेक कर सकते हैं। 4/7 यहाँ ये दशमलव लग जाता, और 7 जब 4 बचता तो 40 हो जाता, 7 से डिवाइड करते तो 7 5 35 हो जाता, फिर से 5 बचता और 7 7 49 हो जाता, तो आपका आंसर उससे टैली कर जाता। तो इतनी समझ जरूर विकसित करिए कि ये ना कह दें कि ये और वो दोनों डिफरेंट है, ये आंसर अलग है, वो आंसर अलग है। इतनी समझ विकसित करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन में फॉर्मेट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा, अपना फॉर्मेट हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो ये तो कल वाली बात हुई कि जब दूरी निश्चित हो चुकी, यहाँ पे दूरी निश्चित थी तो उस तरह से आपने आंसर दे दिया। अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे साधारण तरीके से भी आंसर दिया जा सकता था कि 120 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, उसने 60 की स्पीड से तय किया तो उसे निश्चित रूप से 2 आवर्स लगे, और यही 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने 80 की स्पीड से तय किया तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3/2, 3/2 आवर्स लगे। अब आपको इन्हें दोनों टाइमों को जोड़ लेना है और टोटल डिस्टेंस को, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 240 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम आपका हो जाएगा, ये आप ऐड कर लीजिए, प्लस 3/2, 2 दूना 4, 3 7/2, तो 7 नीचे हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 480/7। आप देखिए वहीं आ गए, दोनों एक जैसा है, कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा, कैलकुलेट करने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते थे, चूँकि यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन कर दी गई थी और यहाँ पे डिस्टेंस हमने मेंशन होने के बावजूद भी डिस्टेंस को नहीं उठाया, बस पकड़ा क्या कि अच्छा दूरी बराबर है, तो जब दूरी बराबर है तो औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने एवरेज स्पीड से आपसे बात किया, एवरेज स्पीड पे आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहिए, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप निसंकोच होकर के बात करिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है, मिस्टेक गलतियां हो सकती हैं, आपसे मैं डिस्कस करूंगा। अंतिम उद्देश्य ये है
कि आपको फाइनली प्रश्न आने चाहिए, फाइनली समझ में आना चाहिए, फाइनली आप एग्ज़ाम में कर पाएँ और एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे, यानी मैथ्स की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। अब मैं थोड़ा सा आपसे एक पॉइंट पे चर्चा करता हूँ। एक और एवरेज का क्वेश्चन है जो कि एवरेज स्पीड से नहीं रिलेटेड है। इस क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था। एवरेज स्पीड का ख़त्म हो गया है क्वेश्चन और दो तरह से हमने बता दिया, तो उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ये प्रश्न औसत का है, उससे हटकर है, उससे अलग है। थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ। पहले क्वेश्चन देखिए, एक निवेशक यानी इन्वेस्टर अपनी 1/4 पूंजी, जो भी उसकी कैपिटल है, जो भी पूंजी है, उसका 1/4 3% लाभ पर, 2/3 यानी 2/3 पूंजी 5% लाभ पर और शेष यानी बची हुई पूंजी को 11% के लाभ पर निवेश कर देता है। कुल पूंजी पर अर्जित औसत लाभ क्या है? यहाँ पे ऑप्शन सुझाए गए हैं। ए आंसर है 6.33%, बी आंसर है 5%, सी आंसर है 7.5% एंड डी आंसर है 6%। एक पॉइंट और, यहाँ पे कुछ बच्चे एवरेज जानते हैं, सतही स्तर पे जानते हैं, डीपली उन्हें नहीं मालूम है कि कैसे फंक्शन होता है एवरेज का। तो वो आंसर क्या देते हैं? 3%, 5%, 8 हो गया और 11, 19 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.33 और यही 100% आंसर दे देते हैं कि साहब ये आंसर होगा। और ए ऑप्शन पे पड़ा हुआ है, जल्दबाजी में लगा जाते हैं और उन्हें लगता है सही है। तो यहाँ पे ये गलत है, आपका सही आंसर है 5%। अब आपको बताता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। आप देखिए, जो भी निवेशक की कैपिटल है, पूंजी है, हमें नहीं मालूम कि वो पूंजी क्या है। अब आप क्या करेंगे कि माना x है पूंजी या माना 100 है। नो, ना x ना 100, कुछ भी नहीं। जो भी पूंजी होगी उसका 1/4 करना है, यानी 4 से कट जाए तो अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, 4 से कट जाए तो अच्छा लगेगा, यानी 1/4 एक अंश है, 4 हर है, हर से कट जाए तो अच्छा लगेगा। 2/3 यानी 2/3 यानी 3 से कट जाए तो अच्छा लगे। 3 और 4 से जो कट जाएगा वो संख्या है 12 और माना उस व्यक्ति की कुल जो पूंजी है वो है 1200 रुपये। 1200 रुपये, 100 या x नहीं, माना उस व्यक्ति की कुल पूंजी है 1200 रुपये, कुल पूंजी, टोटल कैपिटल्स। अब 1/4 यानी 1/4, तो 1200 का 1/4 जब आप करेंगे तो ये होगा 300 और फिर 2/3, जब 1200 का आप 2/3 करेंगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये होगा 800 और शेष। तो 1200 रुपये कुल पूंजी है, 8 और 3 11, 1200 से 1100 निकाल दोगे तो जो शेष पूंजी बचेगी वो है सिर्फ 100 रुपये। ये अब इसे उसने 3% लाभ पर निवेश किया, इसे 5% लाभ पे और इसे 11% पे। तो यहाँ से उसे लाभ जो मिलेगा, 300 का 3% निकालना सबको मालूम होगा, 300 का 3% हो जाएगा 9 रुपये। 300 का 3% हो जाएगा 9 रुपये। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो 300 गुणे 3/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 9। इसी तरह से 800 का 5%, तो 0 0 कट जाएंगे, 8 पन 40 रुपये और 100 का 11%, तो जाहिर सी बात है 11 रुपये होगा। टोटल 9, 40 और 11 यानी 60 रुपये का लाभ हुआ। जब 1200 रुपये की पूंजी थी और टुकड़ों में बांटकर निवेश किया गया इस परसेंटेज पे, तो हमें 9, 40, 11 अर्थात 60 रुपये का लाभ हुआ। यानी 1200 रुपये में 60 रुपये का लाभ हुआ, तो 60 रुपये 1200 का कितने प्रतिशत है? आपका 0 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, आंसर आएगा 5%। यानी कुल पूंजी पर अर्जित औसत लाभ क्या है? 5%। तो आपका
आंसर करेक्ट आएगा 5%। तो इस तरह से अगर आप प्रश्नों को करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आंसर दे पाएंगे और आपकी विजुअलिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाएं। आज एक चीज़ आपने देखा होगा कि माना x और माना 100 को मैंने थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया है। ये नहीं कहता हूँ कि माना x या माना 100 मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं करता हूँ, खास करके वहाँ पे जहाँ वो कैलकुलेशन को जटिल बना दें। हमें कैलकुलेशन जटिल नहीं बल्कि कैलकुलेशन को सरल बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।